स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हमने पिछली क्लास में देखा था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। इन 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने देखा। आज की जो क्लास है इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय यह है कि हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन कैसे किया जाता है। यानी कि ठोस को द्रव में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, द्रव को गैस में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, या गैस को द्रव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव को कैसे ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है ताप के परिवर्तन के द्वारा और दूसरा जो होता है दाब के परिवर्तन के द्वारा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ताप के परिवर्तन के द्वारा, उसके बाद देखेंगे दाब परिवर्तन के द्वारा किन अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग एक एक प्रक्रिया को, अवस्था परिवर्तन की एक एक प्रक्रिया को व्यापक रूप से समझेंगे। पहले एक मानचित्र की तरह बना लेते हैं, समझ लेते हैं सभी प्रक्रिया को, उसके बाद एक एक प्रक्रिया को व्यापक रूप से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 3 अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से। एक है द्रव, एक है गैस और एक है ठोस। तो अगर हम ठोस से द्रव की ओर जाएं, यानी कोई ठोस पदार्थ है उसको द्रव में परिवर्तित करें, तो इसको बोलते हैं गलना, गलन या गलना। अगर हमारे पास कोई द्रव है, द्रव को गैस में परिवर्तित करें, इसको बोलते हैं वाष्पन, वाष्पन या क्वथन। गैस है, गैस को अगर हम लोग द्रव में परिवर्तित करें, द्रव में परिवर्तित करें तो इसको बोलते हैं संघनन, संघनन। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो। और द्रव है, द्रव को अगर ठोस में परिवर्तित करें तो इसको बोलते हैं जमना, फ्रीजिंग। ठोस है, ठोस को अगर हम गैस में परिवर्तित करें तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। गैस है, गैस को अगर हम लोग ठोस में डायरेक्ट परिवर्तित करें तो इसको बोलते हैं निक्षेपण, निक्षेपण। तो ठोस से द्रव में गए तो इसको बोले गलन, द्रव से गैस में गए तो इसको वाष्पन या क्वथन, गैस से ठोस में गए तो निक्षेपण, ठोस से गैस में गए तो ऊर्ध्वपातन। ये हमारे पास कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम लोग अवस्था का परिवर्तन करते हैं। अब एक एक प्रक्रिया के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहली प्रक्रिया से। पहली प्रक्रिया हम लोग देखेंगे वाष्पन। कौन सी प्रक्रिया है? वाष्पन। वाष्पन क्या था? वाष्पन मतलब द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। द्रव को अगर हम रख देंगे तो धीरे धीरे वह वाष्पित होने लगता है। तो द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित हो रहा है? वाष्पावस्था में। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पन। वाष्पन का प्रभावित कौन करता है? वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो सकते हैं? करने वाले कारक, वाष्पन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? पहला है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्पन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। दूसरा है हवा का चलना। यदि हवा बह रही है तो वाष्पन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी ना। दूसरा क्या है? वाष्पन का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव? वाष्पन का दैनिक जीवन में प्रभाव क्या क्या प्रभाव है? जैसे हमारे पास घड़े में पानी है तो पानी घड़े का गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। ऐसा क्यों कि घड़े का पानी ठंडा रहता है और स्टील के बर्तन में रखा पानी गर्म रहता है? तो उसका कारण होता है वाष्पन। इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं, इसका कारण वाष्पन। कैसे? इसको समझने के लिए हमको वाष्पन प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। वाष्पन में क्या होता है?
कि जो द्रव के कण होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो द्रव भी किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। तो जो द्रव के कण होते हैं सराउंडिंग से, अपने आसपास से गर्मी को अवशोषित करते हैं और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। क्या करते हैं? अपने आसपास की एनर्जी को, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे जब तुम घड़े में पानी रखते हो तो घड़े में चारों तरफ बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं घड़े की सतह में। तो जो पानी होता है द्रव के जो कण होते हैं वो अंदर की ऊष्मा को, घड़े के अंदर की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। क्योंकि अंदर की ऊष्मा को अवशोषित कर ले रहे हैं तो अंदर क्या हो जाता है? ऊष्मा की कमी, जिसकी वजह से अंदर का माहौल हो जाता है ठंडा। इस वजह से घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा होता है। ऐसे देखोगे कि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल को अगर हाथ में रखो तो ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेट्रोल के कण होते हैं वो आसपास की गर्मी को, हथेली के आसपास की गर्मी को, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके उड़ जाते हैं। क्योंकि आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं इसलिए वहां पे हमको ठंडा महसूस होता है। तो अगर कोई पूछे कि घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है तो उसका कारण क्या है? नरम नहीं, वाष्पन। और अगर कोई पूछे हथेली में अगर हम जो रखते हैं पेट्रोल तो हमको ठंडा महसूस होता है, उसका भी कारण क्या है? वाष्पन। वाष्पन की प्रक्रिया में वो जो द्रव के कण होते हैं आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से आसपास का एरिया ठंडा हो जाता है। तो हम लोग समझ गए वाष्पन क्या होता है, वाष्पन को प्रभावित कौन कर सकता है, और वाष्पन का दैनिक जीवन में कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़े में रखा हुआ पानी गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है, क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है वाष्पन। हथेली पे पेट्रोल लेते हैं तो हमको ठंडा महसूस होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण वाष्पन। गर्मी के दिनों में जब हमें पसीना हो जाता है तो उसके बाद हवा चलती है तो हमें ठंडा महसूस होता है, क्यों? क्योंकि जो पसीना होता है वो उड़ता है, जब उड़ता है तो वही आसपास की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे ठंडा महसूस होता है सूती वस्त्र पहनने में। ठीक, तो वाष्पन की प्रक्रिया को आप समझे। आगे हम लोग अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक एक करके बात करेंगे।